ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम और आप इस डिसेंट स्टार के चैनल पे दोनों मिलकर के यार बायोलॉजी को डे बाय डे हम और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और इस चैनल पे पढ़ाए जाने वाले बायोलॉजी की खूबसूरती में हम चार चांद लगाने में अभी तक तो पीछे नहीं हटे हैं, है ना। जो भी बच्चे यार हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको मजा आ रहा होगा बायोलॉजी पढ़ के यार डिसेंट स्टार के चैनल पे। और हमें भी काफ़ी यार अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से जुड़ करके और इस ऑनलाइन की दुनिया में अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाते हुए। तो गाइज़ हमने लास्ट टर्म पे हम कुछ डीएनए के बारे में बात कर रहे थे। डीएनए ही बायोलॉजी का एक तरीके से बैकबोन है, सारा चीज़ डीएनए के अराउंड ही घूमता है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि डीएनए को बिना पढ़े बायोलॉजी को कुछ पढ़ा ही नहीं, तो सही बात होगा, है ना? अगर तुमने बायोलॉजी का स्टूडेंट होकर के अगर तुमने डीएनए को नहीं जाना, आरएनए को नहीं समझा, प्रोटीन को नहीं समझा, तो तुमने क्या घंटा बायोलॉजी पढ़ा, है ना? तो ऐसा ही कुछ कहानी है कि राजा के घर पे गए और क्या कहते हैं, राजा के घर पे गए और राजा के साथ बैठ के एक बार खाना ना खाए, तो क्या ही फ़ायदा हुआ राजा के घर जाने, है ना? तो कुछ ऐसा ही है, बायोलॉजी की दुनिया में घुसे हुए हैं, तो डीएनए को पढ़ेंगे, डीएनए को और एक्सप्लोर करेंगे। डीएनए को जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतना हमें बायोलॉजी में और इंटरेस्ट आता जाएगा, है ना गाइज़? शायद आप लोग को भी मज़ा आ रहा होगा। कुछ मूवीज़ हम देखते हैं यार, डीएनए वगैरह वाला, है ना? और मज़ा आता है। कोई पता नहीं कौन-सा डीएनए डाल देता है, जो आदमी हो जाता है, बंदर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। इस तरह की कुछ कोई फ़िल्म मूवी बनाते हैं ना, फ़िल्म वगैरह, तो इस तरीके की मूवी वगैरह भी देखने में बहुत मज़ा आता है यार। सो गाइस इसी तरीके से क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर में जो अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये कुछ ऐसा ही एक बायोलॉजी का एक स्क्रिप्ट है, एक मूवी है, एक डे बाय डे लाइफ का भी मूवी है ना? जिसकी वजह से हम सब आज जिंदा हैं, तो किसकी वजह से? तो हमारे अपने जेनेटिक मटेरियल की वजह से। हम कैसे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सब कुछ जेनेटिक मटेरियल है ना भाई? तो तो गाइज अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने काफी कुछ यार पढ़ लिया था। डीएनए के बारे में हमने बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन को समझा। अब हम आज क्या समझने वाले हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डिसेंट स्टार की प्रॉपर्टी क्या है, तो डिसेंट स्टार पे बिना बकवास फ्री कंटेंट डाला जाता है ना। बिल्कुल भी बकवास ना, एकदम सीरियस डेडिकेटेड लेक्चर इस तरीके से डिसेंट स्टार के चैनल पे एकदम नीट का हम पढ़ाते हैं। ऐसा ही तो ये हमारी प्रॉपर्टी हुई डिसेंट स्टार की। आपकी प्रॉपर्टी क्या है? आप बहुत अच्छे बच्चे हो और सीरियस होकर के पढ़ते हो, आप हमसे पढ़ रहे हो, हमसे जुड़ रहे हो, दैट मीन्स कि यार बहुत ज़्यादा आप डेडिकेटेड हो, आपके अंदर में डेडिकेशन का लेवल यहाँ पे है। आपको बिल्कुल भी बकवास नहीं पसंद है, आपको सीरियस पढ़ाई पसंद है, आपको लाइफ के अंदर में कुछ करना है, एक एम आपने ठान लिया है और आपको क्या करना है लाइफ के अंदर में उस एम को जल्दी से जल्दी उसको ग्रैब करना है और लाइफ में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जाकर के हमें स्टिक हो जाना है ना? सो ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। सिमिलरली गाइज अपने जो डीएनए है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं। जैसे उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, है ना? अरे उनकी मतलब क्या सर, हुआ करती थी यार कोई, है ना? तो उनकी भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, शायद ऐसे ही डीएनए का भी यार अपना कुछ प्रॉपर्टी हुआ करता है ना? बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा सा समय को बर्बाद करते हुए आपका, है ना? क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा बातें करना भी ज़रूरी होता है, थोड़ा प्यार मोहब्बत चलते रहना चाहिए, ठीक है ना? राजा है, राजा तो राज करेगा, एकदम सारा सिस्टम टाइट होना चाहिए, सारा सिस्टम टाइट करके आराम से पानी-वानी लेके बैठिए, फिर पढ़िए एकदम सिस्टम सेट करके, ठीक है ना? चलिए साहब, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम जेनेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है। जैसे जैसे सुनिए पहले, सारी चीज को एकदम ध्यान से सुनते जाइए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले साहब हमने पढ़ा था द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। क्या पढ़ा था? तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। क्यों क्यों हमने सर्च किया था? क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि डीएनए आरएनए प्रोटीन में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। खैर, एक टाइम के बाद डीएनए और आरएनए का तो संबंध क्लियर ही हो गया, ठीक है ना? कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। बेस पेयर के नाइट्रोजन बेस पेयर पे देखा जाए तो एक बेस पेयर की डिफरेंस है, ठीक? तो ये सब तो कुछ-कुछ हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में देख भी लिया था और हमने भी जाना था कि जो आरएनए है कुछ-कुछ यार वायरसेस के अंदर में ये जेनेटिक मटेरियल की तरीके से एक्ट करता है। तो हम डीएनए और आरएनए को लेकर के थोड़ा-सा हमारा जो बिहेवियर था वो सेम हो चुका था, मतलब साइंटिस्ट का। पर साइंटिस्ट प्रोटीन को भी जेनेटिक मटेरियल कुछ-कुछ कह रहे थे, है ना? साइंटिस्ट क्या कर रहे थे कि कुछ-कुछ कह रहे थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है।
क्या है, प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल है। फिर हर्शेज एंड चेज आए और इनको एकदम फाड़ के रख दिए इनका, ठीक है ना। तो हर्शेज एंड चेज ने बताया कि साहब प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये सब दिमाग से, ये सब गंदी बात है, अपने दिमाग से निकालो और अच्छी बात है यार दिमाग के अंदर में फिट करो, है ना। तो कुछ ये इसी तरीके का बात आगे चला। तो देखिए क्या हुआ, हम आज के टाइम पे सब जानते हैं डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और इसका अनइक्विवोकल प्रूफ एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइन अनइक्विवोकल प्रूफ, और एग्जाम के अंदर में आया शायद 21-22 इसी के बीच में पूछाया था कि अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए किसने दिया था, किसने, तो हर्शेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के अंदर में हमने क्या किया था, अनइक्विवोकल प्रूफ फॉर डीएनए एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज को हमने क्या कर लिया था साहब, हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर लिया था, ठीक। अब क्या है कि आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल यार कुछ कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, जैसे टोबैको मोजैक बैक्टीरिया, सॉरी टोबैको मोजैक वायरस, टीएमवी का मतलब क्या हो गया, टोबैको तंबाकू, हाँ ऐसा जो सुर्तियां खाते हैं ना वही है टोबैको मोजैक, MOSAIC, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है ना, टोबैको मोजैक वायरस। तो ये जो टीएमवी है टोबैको मोजैक वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, ठीक। आप सभी जानते हैं यार एचआईवी का वायरस आप कैसे बोल सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एचआईवी का वायरस है इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, ठीक। इसके बाद देखिए क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्या है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये एक एबी बैक्टीरियोफेज जो है, मतलब दैट मींस कि ये भी एक वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, ना आरएनए है। तो कुछ वायरसेस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आरएनए होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए देखो, इसीलिए सुनो ध्यान से कि ये जो अपना कोविड का वायरस था, एबी वायरस था, आप जानते हैं ना वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट होते जाते हैं, क्या बोले, वायरस बहुत तेजी से क्या करते जाते हैं साहब, म्यूटेशन करते जाते हैं। इसीलिए वायरस को जल्दी जल्दी पकड़ के मारना ना साला एक टीडियस टास्क बन जाता है ना। तो वायरस क्या हो का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए, और आरएनए बहुत तेजी से म्यूटेशन शो करता है। अभी हम आगे देखेंगे क्यों म्यूटेशन शो करता है। इसीलिए वायरस वाले जो बीमारी होते हैं उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। बैक्टीरिया को क्या है, पकड़ के मारो साला एंटीबायोटिक, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे है क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी चीज को क्या बोला, अगर किसी चीज को साहब हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, जैसे हम उनको यार कुछ बोला करते थे ना, किसको यार पता नहीं किसको, अरे उनको, हाँ, तो उनको जैसे हम कुछ कुछ नामों से बोला करते थे, तो उनका कुछ प्रॉपर्टी हुआ करता था ना। जैसे हम किसी को बोल दिए स्वीटी, तो पता नहीं क्या उनका कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, वो स्वीट हुआ करते थे, तो हम क्या, हम नहीं, तुम क्या बोला करते थे, स्वीटी बोला करते थे, लेकिन एक दिन स्वीटी ने फिर क्या कर दिया, काट के चली गई स्वीटी। कोई बात नहीं यार। तो इसी तरीके से यार इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है ना। क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए, जेनेटिक मटेरियल किसी को कहने के लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, दैट मीन्स कोई अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल साफ। देखिए, तो पहला क्राइटेरिया क्या है, तो पहला क्राइटेरिया है रेप्लिकेशन, ठीक है ना। रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि जेनेटिक मटेरियल मस्ट मस्ट फॉर्म इट्स ओन रेप्लिका, रेप्लिका या फिर अपना कॉपी जो बना ले, वो मतलब वो रेप्लिकेशन वाले सॉरी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। अब बताइए डीएनए अपना रेप्लिकेशन कर लेगा कि नहीं, हाँ सर डीएनए अपना रेप्लिकेशन कर लेगा। आरएनए के बारे में क्या ख्याल है भैया, आरएनए के बारे में, आरएनए, आरएनए के बारे में आपका क्या ख्याल है, हाँ सर ये डीएनए एंड आरएनए दोनों, डीएनए और आरएनए दोनों क्या कर देते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, रेप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो क्या डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, बिल्कुल यार डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। पर इसमें से सबसे बेटर जेनेटिक मटेरियल जो है ये कौन हो जाएगा, अपना डीएनए, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते भी हैं, ठीक। अब देखो प्रोटीन के बारे में क्या ख्याल है, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन डज नॉट शो रेप्लिकेशन, डज नॉट शो रेप्लिकेशन, प्रोटीन जो है ये रेप्लिकेशन कर पाएगा क्या, नहीं साहब प्रोटीन अपना कॉपी नहीं बना पाएगा। तो प्रोटीन जो है ये जो है जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे क्या, प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल फिर हम बोल पाएंगे क्या, अगर ये रेप्लिकेशन नहीं शो कर पा रहा, नहीं साहब। इसीलिए प्रोटीन देखो, प्रोटीन तो पहला ही क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाया, तो कैसे हम कैसे हम मान लें कि जो प्रोटीन है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि जो पहला ही क्राइटेरिया नहीं पास कर पाया, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के बारे में हम बोलते हैं, स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे,
इट शुड बी ट्रांसमिटेड या फिर इट शुड बी ट्रांसफर्ड, इट शुड बी ट्रांसफर्ड, इट शुड बी ट्रांसफर्ड विदाउट चेंजेज, विदाउट चेंजेज। स्टेबिलिटी का मतलब कि एक जनरेशन से विदाउट चेंजेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी भी जेनेटिक मेटेरियल को स्टेबल तभी बोलेंगे जब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एज इट इज चला जाए, बिना उसके अंदर में कोई चेंज हुए। जब कोई भी सबस्टेंस, जब कोई भी मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसा ही चला जाता है जैसा कुछ वो प्रीवियसली था, तब जाकर हम बोलते हैं कि हाँ भैया उसके अंदर में क्या है, स्टेबिलिटी है। ठीक, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए क्या मैं बोल रहा हूँ कि साहब स्टेबिलिटी की क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए दो मेन क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चीज को हम स्टेबल तभी बोलेंगे जब वो साहब स्ट्रक्चरली भी स्टेबल हो, स्ट्रक्चर वाइज भी स्टेबल हो, और दूसरा केमिकली भी स्टेबल हो। क्या बोले, कोई भी चीज को हम स्टेबल तभी बोलेंगे जब वो स्ट्रक्चर के भी हिसाब से स्टेबल हो, और दूसरा जो उसका केमिकल नेचर है उसके भी हिसाब से वो क्या हो, स्टेबल हो, तभी जाकर के हम उसको क्या बोलेंगे साहब, स्टेबल बोल पाएंगे। ठीक, अब देखिए अगर हम स्ट्रक्चरली की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बारे में बोलेंगे तो देखिए डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए क्या होता है साहब, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। और इसके दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं एंड एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। समझ में आया क्या, इसके जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं, एक तो डबल स्ट्रैंड होता है डीएनए, दूसरा चीज कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं क्या होंगे, एक कंप्लीमेंट्री हो और एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, फिर जाकर के हम इसको बोलेंगे कि वो स्टेबल है। पहली चीज तो यही हुई। दूसरा चीज देखेगा, दूसरा चीज डीएनए को व्हेन हीटेड, व्हेन हीटेड द डीएनए, जब हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, व्हेन हीटेड द डीएनए इट गेट डीनेचर्ड, ये क्या हो जा रहा था, डीनेचर्ड हो जा रहा था। व्हेन हीटेड द डीएनए इट गेट डीनेचर्ड, बट बट व्हेन नॉर्मल कंडीशन, बट व्हेन बट अंडर नॉर्मल कंडीशन, बट अंडर नॉर्मल कंडीशन it get its, but under normal condition it become, it become again in its ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है ना, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कहने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा अंग्रेजी हमारा गड़बड़ है तो देखिएगा काम चलाएगा इसी अंग्रेजी से। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जब डीएनए को हम हीट कर रहे थे ना तो डीनेचर्ड हो जा रहा था, पर जैसे उसको हम नॉर्मल कंडीशन दे रहे थे तो आपस में दोनों के दोनों स्ट्रैंड आकर के कंबाइन कर जा रहे थे। इससे अच्छा स्ट्रक्चर का और क्या ही एग्जाम्पल दें हम, है ना, और क्या ही एग्जाम्पल दें। तो पहला तो डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होते हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज तो डीएनए अच्छा हो गया, ठीक है ना। और इसका उल्टा देखो, आरएनए के बारे में जिक्र करो, अगर हम यहाँ पे आरएनए के बारे में बोले तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना, सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है ना। और इसके सिंगल स्ट्रैंड है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल का कोई बात ही नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको एक बार डिनेचर्ड हो गया तो डिनेचर्ड हो गया, वापस से रिगेन नहीं हो पाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर में। इसीलिए डीएनए जो है ये ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का अगर तुम ऑर्डर बताओ, क्या बोले, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बताएं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं साहब, तो स्टेबिलिटी जो है स्ट्रक्चर के हिसाब से डीएनए इज मच मच बेटर देन आरएनए, ठीक है ना। और प्रोटीन तो पहले ही हट गया, प्रोटीन तो जब पहला ही क्राइटेरिया नहीं पास कर पाया तो प्रोटीन की तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और प्रोटीन क्या है, वो भी डिनेचर्ड हो जाता है, ठीक है ना। एक बार डिनेचर हो जाएगा तो रीनेचर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अब साहब क्या है, अब केमिकली क्या बोले, अब केमिकली वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। केमिकली कैसे डीएनए ज्यादा स्टेबल है, ठीक। तो केमिकली बोलेंगे इन डीएनए, डीएनए के अंदर में क्या होता है, थाइमीन इज प्रेजेंट, थाइमीन इज प्रेजेंट, थाइमीन इज प्रेजेंट,
और आरएनए की बात करें, किसकी बात, आरएनए के अंदर में यूरासिल इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक। तो थायमिन जो स्टेबिलिटी है वो देखना भैया, जो थायमिन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूरासिल। तो यहाँ पे बताओ डीएनए की स्टेबिलिटी जो है डीएनए की, वो आरएनए से ज्यादा होगी कि नहीं होगी। ये जो यहाँ पे जो डीएनए की स्टेबिलिटी है बताओ ये आरएनए से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल यार इससे ज्यादा होगी। दूसरा चीज, ये तो जो हमने बताया आपको, हमने नाइट्रोजन स्पेस पे बता दिया, ठीक। दूसरा दूसरा पहली चीज तो ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया केमिकल का हम बारे में बात करें तो डीएनए के अंदर में यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, तो डीएनए के अंदर में क्या होता है साहब, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है, जो कि इसको, जैसे देखो आरएनए के अंदर में राइबोज शुगर होता है, समझाता हूं इसको ध्यान से सुनना। आरएनए के अंदर में क्या होता है, राइबोज शुगर, ठीक है ना। राइबोज शुगर पे 2 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री होता है, इसी की वजह से आरएनए जो होता है ना एक कैटालिटिक नेचर का हो जाता है। ये जो 2 प्राइम पे OH प्रेजेंट है, ये फटाक से किसी के साथ चिपक जाएगा, रिएक्शन शो कर देगा। इसीलिए जो आरएनए होता है ना एक कैटालिटिक नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पे डीएनए के अंदर में डीऑक्सीराइबोज यहाँ पे 2 प्राइम पे OH नहीं H पाया जाता है। पहले क्लास देख करके आइए तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 प्राइम पे OH नहीं H पाया जाता, सॉरी 2 प्राइम पे यहाँ पे हाइड्रोजन बस पाया जाता है, OH नहीं पाया जाता है। इसीलिए कैटालिटिक नेचर का नहीं होता है कौन, अपना डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो स्ट्रक्चरली और केमिकली दोनों के दोनों तरीके से साहब, दोनों के दोनों तरीके से क्या हो गया अपना, ये फुलफिल हो गया, ये 100% कंफर्म हो गया कि साहब साहब जो डीएनए है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लायक है। क्या है, डीएनए जो है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लायक है, ठीक। और स्टेबिलिटी की बात हम जब कर रहे हैं तो हम ये भी बोलेंगे कि हम स्टेबल किसी भी चीज को तभी बोलेंगे जब वो एज, लाइफ साइकिल और फिजियोलॉजी में चेंज ना हो, ठीक है ना। इट इज स्टेबल एंड नॉट चेंजेज विथ दिस, ठीक है ना, दिस फैक्टर विद नॉट चेंजेस विथ दिस फैक्टर। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ उसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अगर किसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी चीज को हम बोल रहे हैं कि स्टेबल, तो स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने पे स्टेबल रहे। तो एज के साथ भी वो स्टेबल होना चाहिए, लाइफ साइकिल के भी साथ होना चाहिए, और बॉडी की फिजियोलॉजी में अगर चेंज हो रहा है तभी उसको स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि बॉडी की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुई, पहाड़ पे गए तो डीएनए म्यूटेट हो गया, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना भाई। तो एज के साथ, लाइफ साइकिल के साथ और फिजियोलॉजी के साथ इसको क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट रहना पड़ेगा। और जो डीएनए है, जो अपना डीएनए है, ये इसमें भी बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू आरएनए। इसीलिए डीएनए जो है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो जाता है, ठीक। और जब भी हम यार स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि जो अपना जेनेटिक मटेरियल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करेगा, तो हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हम क्या एनालॉजी ले सकते हैं कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, देखो जो एस स्ट्रेन था क्या कर दिया था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, इवन इवन हीट किल्ड एस किल्ड स्ट्रेन इवन passes passes from one generation to another without without any change, without any without any changes या फिर अनस्टेबली, ठीक है ना, विदाउट एनी चेंज या फिर विदाउट एनी चेंज लिखते हैं, ठीक है ना। तो हीट किल्ड क्या था, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि जो एस स्ट्रेन है हीट किल कर देने के भी बाद वो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में चला जा रहा है, ठीक है ना, बिना किसी चेंज से, कोई बिना ट्रांसफॉर्मेशन शो किए। तो इसमें क्या बोला था उन्होंने कि ये डीएनए ही हो सकता है, डीएनए ही हो सकता है, आरएनए तो होगा नहीं। पर इसका हम बायोकेमिकल नेचर जानते नहीं थे, इसलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हमने नकार दिया। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन हमें भी पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी के भी बारे में, कि अगर हम किसी चीज को जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं तो उसको इतना स्टेबल होना पड़ेगा केमिकली, स्ट्रक्चरली, एज, लाइफ साइकिल, फिजियोलॉजी में चेंज हो तब भी ना उस पर कुछ फर्क पड़े। और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से तो हमने बहुत कुछ यार सीखा ही, ठीक।
अब हम डीएनए वर्सेस आरएनए करने जा रहे हैं, है ना? अब आपको बता रहे हैं कि डीएनए और आरएनए के अंदर में किस-किस लेवल पे अंतर है, ठीक? तो पहले तो अगर हम स्ट्रैंड की बात करें, ये चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखना ही भूल गया। अगर हम स्ट्रैंड के लेवल पे बात करें, तो जो डीएनए है, ये आप सभी जानते हैं इसके पास डबल स्ट्रैंड है ना? और आरएनए जो है, इसके पास क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? इसके पास 2 स्ट्रैंड है। नाइट्रोजनस बेस पे देखें, तो डीएनए के पास थायमीन होता है, ठीक है ना? थायमीन किसमें होता है? डीएनए और यूरासिल, ठीक है ना? यूरासिल, थायमीन को हम एक नाम से सॉरी यूरासिल को हम एक नाम से और जानते हैं ना 5 मेथाइल थायमीन, ठीक है ना? तो यूरासिल जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरएनए पे। तो जो थायमीन है ज्यादा स्टेबल होता है। थायमीन जो होता है क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे थायमीन जो होता है मोर स्टेबल होता है। यूरासिल जो होता है ये लेस स्टेबल है। अगर इसको बायोकेमिकल नेचर के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको थोड़ा फिर बीएससी एमएससी के लेवल पे जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो फिर क्यों ही जाए झूठ, ठीक है ना? हाँ, देखिए साहब, अब शुगर की बात करें तो डीएनए की जब बात करेंगे तो शुगर जो होता है इसके अंदर में पेंटोस शुगर तो दोनों होते हैं, पर डीएनए के अंदर में क्या है? अभी वही जो मैंने बोला कि डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बना दो क्या? फटाक से बना देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे CH2OH ऐसा है, ठीक। सेकेंड प्राइम पोजीशन पे डीऑक्सी राइबोज शुगर के अंदर में क्या होता है? यहाँ पे यही चीज अपना मेन है। कौन सा ग्रुप मेन है? यही अपना 2। यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे ना 1 2 3 4 5, ठीक। 5 मेंबरिंग है तो 2 प्राइम पे यहाँ पे H प्रेजेंट है, तो 2 प्राइम पे H ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो इट डज नॉट रिएक्ट, इट इट डज नॉट रिएक्ट, ये जो है रिएक्ट नहीं करता है। वही अगर आरएनए की शुगर की बात की जाए, अगर आरएनए की जो शुगर है इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो गया क्या? OH, क्या हो गया यहाँ पे? OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH हो गया, ठीक। तो अब देखिए क्या है साहब, अब देखिए क्या है यहाँ पे? इसके सेकेंड पोजीशन पे 1 2 3 4 5, ठीक। इसके सेकेंड पोजीशन पे क्या है? यहाँ पे आरएनए के यहाँ पे 2 प्राइम पे OH प्रेजेंट है और ये जो होता है ये काफी रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम आरएनए को क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसीलिए आरएनए को हम बोलते हैं क्या? कैटालिटिक। क्या बोलेंगे? आरएनए जो होगा वो क्या हो जाएगा साहब? कैटालिटिक नेचर का होगा, मतलब ये रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक। अब देखो सब चीज इसी में छिपा है, सब कहानी का पूरा मटेरियल एकदम इसी पे है। यहाँ पे 2 प्राइम पे OH प्रेजेंट है, क्या बोल रहा हूँ साहब? यहाँ पे 2 प्राइम पे OH प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 प्राइम पे H प्रेजेंट है, ठीक है ना? डीएनए में 2 प्राइम पे H प्रेजेंट है और आरएनए पे 2 प्राइम पे OH यहाँ पे प्रेजेंट है ना? आरएनए के अंदर में 2 प्राइम पे OH प्रेजेंट है। इसी 2 प्राइम पे OH की वजह से, ठीक है ना, रिएक्शन होगा, ठीक है ना? रिएक्शन होगा तो ये इवोल्यूशन भी शो करेगा, अपने आप को म्यूटेट करेगा, इवोल्यूशन भी शो करेगा, ठीक है ना? तो जो डीएनए है ये क्या करता है? ये स्लो म्यूटेशन शो करेगा, ठीक है ना? तो स्लो इवोल्यूशन भी होगा, स्लो इवोल्यूशन भी होगा और स्लो इवोल्यूशन हुआ तो अच्छा जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो डीएनए और आरएनए बोथ शो इवोल्यूशन, ठीक है ना? डीएनए एंड आरएनए बोथ शो इवोल्यूशन। दैट मीन्स साहब कि ये जो डीएनए है और ये जो आरएनए है, दोनों के दोनों, क्या बोला हूं, जो डीएनए है और आरएनए है, दोनों के दोनों यार इवोल्यूशन तो शो करेंगे, ठीक। अब देखिए अगला क्राइटेरिया, अब अगला सब आपको आसान लगेगा, ठीक है ना? म्यूटेशन, म्यूटेशन है, इवोल्यूशन है और लाइफ स्पेन है, ठीक। तो देखो आरएनए जो है ये ज्यादा तेजी से म्यूटेशन शो करेगा क्योंकि इसके 2 प्राइम पे OH है तो कैटालिटिक होता है एज कंपेयर टू डीएनए। अगर कोई चीज ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो जा रही है ना तो इसका इसका जो लाइफ स्पेन है, क्या बोला कि जो लाइफ स्पेन है ये क्या हो जाती है? लाइफ स्पेन जो है ना साहब, ये क्या हो जाती है? शॉर्टर हो जाती है। अगर कोई चीज जो है बहुत तेजी से अपने आप को म्यूटेट करती जाती है, करती जाती चेंजेस करती है ना, तो उनका लाइफ स्पेन क्या हो जाता है साहब? उनका लाइफ स्पेन क्या हो जाता है? शॉर्टर हो जाता है साहब। शॉर्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बहुत तेजी से अपने आप को म्यूटेट कर पाते हैं, ठीक है ना? लाइफ स्पेन शॉर्टर हो जाएगा और ये जो होंगे अपने आप का ये इवोल्यूशन तेजी से करेंगे, ठीक है ना? इस लहजे से भी देखा जाए, इसीलिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देखिए,
एग्जाम्पल जो होंगे वायरसेस, ठीक है ना। वायरसेस के पास क्या होता है, शॉर्टर लाइफ स्पेन होता है कि नहीं बताइए। जो भी वायरस होते हैं इनका लाइफ स्पेन आप उठा करके देखिए तो सारे वायरस के पास क्या हो जाता है, शॉर्टर लाइफ स्पेन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस लहजे से भी देखा जाए तो डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है एक आरएनए के कंपैरिजन में, ठीक है ना। क्योंकि जो डीएनए है ये स्लो म्यूटेशन शो करेगा, ठीक है ना, स्लो इवोल्यूशन हो शो करेगा, स्लो इवोल्यूशन शो करेगा और मोर लाइफ स्पेन, मतलब ज्यादा लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म को देगा। तो बताइए आप कौन सा चूज करेंगे अपना जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए। दैट वाई डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज बेस्ट, डीएनए इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। अरे बताओ बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल यार बोल ही सकते हैं तभी तो बोल रहे हैं, ठीक। अब क्या चीज है, ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को एक बार देखो। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है देखो, तो डीएनए से, ध्यान से सुनना, डीएनए से जब आरएनए बनता है, ठीक है ना, तो डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। और आरएनए क्यों बनाते हैं, ताकि हम प्रोटीन बना पाए, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो हम बनाते हैं इसको बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं सर, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कभी करने के लिए यहाँ पे आरएनए इज रिक्वायर्ड, आरएनए क्या होना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है। एंड आरएनए मशीनरी, और हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आरएनए मशीनरी, आरएनए मशीनरी इज डेवलप अराउंड दिस। और आरएनए की जो अपनी मशीनरी डेवलप की गई है साहब, ये किसके अलोंग डेवलप की गई है, तो आरएनए की जो अपनी मशीनरी है ना साहब, ये अपना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के ही जगह पे डेवलप की गई है। तो जो ये है आरएनए है, आरएनए जो है ये क्या कर रहा है, आरएनए जो है एक्सप्रेस इटसेल्फ इजिली, आरएनए जो है एक्सप्रेस, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो आरएनए के बारे में, ठीक है ना। आरएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ वेरी इजिली, समझ में आया क्या, जो आरएनए है इस तरीके से अपने आप को बहुत ही इजिली क्या कर दे रहा है, एक्सप्रेस कर दे रहा है, ठीक है ना। इट इज, तो आगे बोल सकते हैं ना, इट इज लेस इफिशियंट, इट इज लेस इफिशियंट टू स्टोर इंफॉर्मेशन, स्टोर इंफॉर्मेशन मतलब कि अपने आप को जल्दी से एक्सप्रेस कर दे रहा है, किसी के सामने खुल जा रहा है, ठीक है ना, जल्दी से अपने आप को ट्रांसलेट कर दे रहा है। मतलब कि जो भी है इसके पास इंफॉर्मेशन अगर हम दे करके भेजेंगे तो किसी के सामने जाके बकबका देगा आरएनए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टोरेज के हिसाब से तो डीएनए अच्छा स्टोर है। डीएनए पहले क्या बनाएगा, रेप्लिका बनाएगा, फिर आरएनए में कन्वर्ट होगा, तब ना डीएनए, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या बोला, स्टोर करने के, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डीएनए ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है ना। लेकिन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें, जैसे कोई संदेश पहुंचाना है, चुगलीबाजी करना है, तो आरएनए इज बेस्ट चुगलीखोर, तो आरएनए जो है ये बेस्ट होगा एज कंपेयर टू डीएनए से, ठीक है ना। जबकि कोई बात छुपा नहीं हो, जब इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है तो डीएनए बेस्ट है। लेकिन जब उसी को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए तो भैया आरएनए ही एक अच्छा चुगलीखोर है, ठीक है ना। आरएनए क्या है कि बेस्ट चुगलीखोर है। अब देखो एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, तो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन है जो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो डीएनए यहाँ पे अच्छा जेनेटिक मटेरियल था अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना। बिकॉज इट स्टोर इंफॉर्मेशन, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इट स्टोर इंफॉर्मेशन, बिकॉज इट स्टोर इंफॉर्मेशन, because it is good, because it is good to store information, because it is good to store the information, because it is good to store information, मतलब ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुरंत किसी के सामने जाके बकबका जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किसी के सामने तुरंत जाके बकबका जा रहा, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, धीरे धीरे
बहुत छोटी सी कोई हिंट दे देगा तो दे देगा, लेकिन आरएनए जो है ये बैड इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज, बैड इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज, ठीक है ना, बैड इन इंफॉर्मेशन स्टोरेज, वेयर एज गुड इन इंफॉर्मेशन, वेयर एज गुड इन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। मतलब कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज में क्या है, ये जो है अपना आरएनए ये बहुत ही गंदा है, लेकिन इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए ये जो आरएनए है ये अच्छा है। तो हम क्या बोलेंगे, एक जो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्या बोलेंगे, जो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए। डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू, क्या बोलेंगे साहब, आरएनए। तो कंक्लूजन यही निकला कि डीएनए जो है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना, डबल स्टैंडर्ड है और एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ से हम सब कुछ यार क्लियरली समझ पाए कि डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, और इसीलिए शायद हम डीएनए को एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल मानते भी हैं, है ना भाई। तो उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आगे का लेक्चर जिस तरीके से डीएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, इसी तरीके से आप और डिसेंट स्टार का चैनल, जो कि आप ही का है, एक अच्छा चैनल है तैयारी करने के लिए। बकवास फ्री कंटेंट यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं वो आदमी हूँ कि एक बार कमरे के अंदर में आया, जैसे ही मैंने अपना लाइट ऑन किया है सारा, ठीक है ना, जो भी आपको चमक धमक, थोड़ा सा मैं गोरा गोरा दिख रहा हूँ, ठीक है ना, लाइट ऑन किया, सब बकवास भूल गया, एक बार पीपीटी डायरेक्ट आता हूँ, लैपटॉप ऑन करता हूँ, पीपीटी खोला, तुरंत यार पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस बीच में देखो, अभी तक हमने जितना भी किया बिल्कुल बकवास नहीं, थोड़ा बहुत हंसाने के लिए कुछ ना कुछ मैंने कर लिया, एकदम सीरियस कितना हो करके कि आपका कंसंट्रेट खींच करके, एकदम कंसंट्रेट को बांध करके एक एक चीज को पढ़ाते गए जल्दी जल्दी, तब जाकर के आपको शायद समझ में आएगा। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि एक बार तुम बेटा बैठ गए ना, एक बार टेबल और चेयर पे तुम बैठ गए पढ़ने के लिए, तो सारी चीजें खत्म। देखो अभी मेरा यहाँ पे फोन है, मैसेजेस आते रहे हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैसेज आ भी रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो टिक टिक टाक कर रहा है ना, यहाँ पे हमारी गुरुदेव प्रेमानंद की डीपी लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो मैसेज यार आते जा रहे हैं, ठीक है ना, पर मेरा दिमाग इधर जा ही नहीं रहा, इधर कई सारे जो भी एंड बंड जो भी रखा हुआ है, ठीक है ना, सब रखा, पर मेरा दिमाग जा ही नहीं रहे हैं। ऐसा ही प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बच्चा एक बार टेबल पे आए, बैठ गए, फिर चाहे जब तक हम टॉपिक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक तो उठेंगे नहीं, तब तक एक बूंद पानी का भी नहीं पियेंगे, और तुम्हें ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना नींद लगेगी, कुछ नहीं। बस दिमाग को एक बार तुम कंट्रोल दो, सिग्नल दो, कमांड दो कि एक बार बैठ गए, साहब जब तक खत्म नहीं कर लेंगे तब तक उठेंगे नहीं। इस तरीके का जिद और जुनून लाओ, तब तो यार पढ़ाई करने में मजा आएगा, तब जाकर के जिंदगी में भी कुछ बात बनेगी, और आप हमारे लिए, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए भाई, उम्मीद है आज का लेक्चर पूरी अच्छे तरीके से समझ में आपको आया होगा। इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज बी माई साइनिंग स्टार।